पाकिस्तान की फौज ने उसको सहारा दिया है और उसको प्रोत्साहित कर रहा है तो उसको भी ठोकेंगे। टारगेट किया है पाकिस्तान ने, आपने खुद देखा कि हिंदू घरों को और सिख घरों को उन्होंने टारगेट किया है। तो ऐसे कौन लोग हैं जो उन्हें बता रहे ये घर सिख का है, ये गुरुद्वारा है, ये मंदिर है। आप देखिएगा S-400 की एक मिसाइल की कीमत और छोटे से ड्रोन की कीमत है तो 70,000, 75,000 या 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के ड्रोन है और हमारे तो लाखों की एक एक मिसाइल है। जो ड्रोन्स हैं अच्छे हैं, कामिकाज़े ड्रोन्स भी हैं उनके पास, जो तरह तरह के अलग अलग तरह के ड्रोन्स हैं, अलग अलग काम कर सकते हैं। कोई हथियार ले जा सकता है, कोई सर्वेलेंस कर सकता है, कोई बम गिरा सकता है। हिंदुस्तान ने किस तरीके से आत्मनिर्भर पा करके आकाश अपनी मिसाइल बनाई, किस प्रकार से उन्होंने नुकसान पहुंचाया। ब्रह्मोस जो है वो बहुत पहले हमने रूस के साथ मिलकर के बनाया। चीन को और तुर्की को ज़रूर झटका तो लगा होगा कि पूरे विश्व भर में वो बेचने की कोशिश करेंगे तो लोग अब खरीदेंगे नहीं, बोलेंगे चीन का ये एयर डिफेंस सिस्टम तो पाकिस्तान को नहीं बचा पाया, पाकिस्तान में तो नुकसान हो गया। पाकिस्तान की फौज जो है डंका बजाती है पर कुछ कर नहीं पाई और भारत के बरखिलाफ अगर लंबी लड़ाई छिड़ती तो शायद उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता। तो उनका कहीं ना कहीं न्यूक्लियर फैसिलिटी था जिसके ऊपर लगा सरगोदा के आसपास और वो किराना हिल्स के पास जहाँ पे वो नमक के पहाड़ हैं, उस नमक के पहाड़ के अंदर उन्होंने गुफाएं बना रखी हैं। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, NMF न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लगातार जम्मू कश्मीर से जिस तरीके से ये घटना घट रही थी, जिस तरीके से पाकिस्तान का कायराना हमला हो रहा था ड्रोन के जरिए, हालांकि सीज फायर किया गया था, उसके बाद भी सीज फायर को तोड़ते हुए लगातार पाकिस्तान जो है अपनी औकात में आकर वो सिविलियंस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। तो आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, आसमान पे पाकिस्तान का ड्रोन आता है, इस तरफ से एक रेड कलर का लाइट जाता है तो लोग उस लाइट को समझते हैं कि ड्रोन है। तो उसके बारे में थोड़ा पता करेंगे वो रेड लाइट क्या है और क्या करता है। साथ में यह भी जानेंगे कि जो ये 3 दिन का वॉर रहा था भारत और पाकिस्तान का, इसमें S-400 का क्या कितना काम किया और कितना इस्तेमाल किया गया और साथ ही आकाश मिसाइल का इसमें कितना इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इन तीनों चीजों का है ना जो बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है देश के अंदर। और आपने देखा कि हमारी सेना ने किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को पस्त भी कर दिया। इसी मुद्दे बातचीत करने के लिए हमारे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट हैं संजय कुलकर्णी सर। इनसे बातचीत करेंगे और थोड़ा बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सारी चीजें हैं, जो मिसाइलें हैं, जो रेड लाइट जा रहा था उस ड्रोन को मारने के लिए, वो क्या था। इन सारे मुद्दे पर थोड़ा हम बातचीत करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है, कैसे हैं आप? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। क्या कहना चाहोगे कि पहले आपसे पूछूंगा कि ये जो 3 दिन का वॉर रहा भारत और पाकिस्तान का, कैसे देखते हैं आप? आखिरकार इसको सीज फायर किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा, इसको कैसे देखते हैं, कैसा हुआ? एक देखिएगा, इसको वॉर तो नहीं कहेंगे क्योंकि अगर वॉर होता तो पाकिस्तान तो चित्त ही हो जाता, पूरा ही चित्त हो जाता। तो वॉर लाइक सिचुएशन जरूर कह सकते हैं। और हमने जो है अपने फायर को रोका। सीज फायर जब हम कहते हैं मतलब तो वही होता है, लेकिन सीज फायर में चंद एक और बातें भी जोड़ी जाती हैं। दोनों देश बैठते हैं, अभी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यूक्रेन और रूस को लेकर के टर्की में बैठेंगे, सीज फायर की बातचीत होगी, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कौन किधर जाएगा, कौन पीछे जाएगा। तो वो नौबत अभी तक नहीं आई है। अभी हमने सिर्फ अपना जो फायर है उसको हमने बंद किया, स्थगित किया है। पर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। मकसद ये कि अगर पाकिस्तान फिर से अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है, और जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा शुरू में कि ये समझौता होने के बावजूद भी कि शाम के 5 बजे के बाद दोनों देश फायर नहीं करेंगे, और ये भी समझौता हुआ क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के DGMO से बात की और उनसे विनती की कि 5 बजे अगर दोनों देश फायर ना करें तो बातचीत के द्वारा हम लोग आगे बात कर सकते हैं। तो हम लोगों ने माना कि ठीक है, अगर आप कह रहे हैं, आपको मौका देते हैं, लेकिन हम फायर नहीं करेंगे। पर उसका उल्लंघन सबसे पहले तो पाकिस्तान ने किया। 1.5-2 घंटे में फिर से उसी तरह के ड्रोन, उसी तरीके का फायरिंग शुरू किया उन्होंने। चाहे इंटेंसिटी उतनी ना हो जो पहले थी 3 दिन, क्योंकि जिस प्रकार से 7 तारीख को हमने
उनके 9 आतंकी गढ़ों को बर्बाद किया, जिसमें शामिल मसूद अजहर का पूरा परिवार, बाकी लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, अपने हिजबुल मुजाहिदीन, आपके ये द रेजिस्टेंस फ्रंट, कश्मीर टाइगर, ये जितने मुखौटे जो हम कह सकते हैं ये पाकिस्तान की फ़ौज के ही हैं। ये कहना कि ये साहब नॉन स्टेट एक्टर हैं, आप समझ सकते हैं कि ये 4-5 लोग जिन्होंने भी, जो पाकिस्तान से, अगर पाकिस्तान कहता है वो पाकिस्तान के नहीं थे, मानते चलो पाकिस्तान के नहीं थे, वो कह रहे हैं ना, तो कोई देश जिनके आदमी नहीं उनके लिए लड़ने के लिए तैयार हो गया भारत के साथ और अपने आप को बर्बाद करने के लिए बैठ गया। और फिर क्यों वो जो लोग मरे, 101 आतंकी मरे, उनके जनाजे में किस प्रकार से पाकिस्तान के बड़े बड़े सैन्य अधिकारी, पुलिस अधिकारी, उनके मुख्यमंत्री के द्वारा फूल अर्पित करना, उनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जो तो अब तो आसिम मुनीर को छोड़ करके तो उनको हाफिज मुनीर ही बोलना चाहिए, वो फूल अर्पित कर रहे हैं। ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की फौज और आतंक एक ही है, उनके खून में लगता है, नजर आता है एक ही है, खून तो है ही एक, पर ये जो पाकिस्तान बार बार डिनायल करता है, डिनायल मोड पर रहता है कि तो साहब ये हमारे नहीं है, चाहे वो 29/11 हो, कुछ भी हो, कहीं पर भी हो, कैसा भी हो, ये हमारे नहीं है, ये तो हमारे है ही नहीं। अभी भी बोल रहे हैं साहब इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन, ये हमारे है ही नहीं। पाकिस्तान झूठ, मतलब झूठ का क्या बोलते हैं उसके, हाँ, और सरासर झूठ, सफ़ेद झूठ, बिल्कुल कोई शर्म नहीं झूठ बोलने में, और हर हमेशा झूठ और झूठ। तो उसका खुलासा भी हुआ पूरे विश्व के सामने कि किस तरह पाकिस्तान आतंक का सहारा लेता है और वो आतंक का सहारा लेकर के भारत के ऊपर प्रहार करता है एक आतंकियों के द्वारा। और पाकिस्तान का जो छवि है आज विश्व में एक आतंक के सौदागर की रह गई है। तो पाकिस्तान ने खुद समझना है कि अब तो उसका मतलब ये नहीं कि लोग जानते नहीं थे, और ये भी मैं कहूँगा कि विश्व में ऐसे कई एक देश हैं जो दोनों तरफ से बोलते हैं और एक स्ट्रेट स्टैंड नहीं लेते हैं कि भाई जो चीज़ गलत है वो गलत है, इधर भी है उधर भी है। आपने देखा चीन इधर भी बोल रहा है उधर भी बोल रहा है, बोल रहे हैं हम तो पाकिस्तान के साथ खड़े भी हैं, हम तो आतंक की निंदा भी करते हैं। तो आतंक और पाकिस्तान तो एक ही है, तो किसकी निंदा कर रहे हैं वो? आतंक की निंदा करे तो पाकिस्तान की निंदा हो रही है, पाकिस्तान की निंदा करे तो वो भी आतंक की निंदा हो रही है। लेकिन चीन दोनों में फ़र्क डाल करके दिखा, तो ये दोहरी नीति जो अपनाते हैं ये साफ नज़र आती। तुर्की की भी नज़र आई, अज़रबैजान की भी नज़र आई, बाकी कई मैं कहूँगा वेस्टर्न कंट्रीज़ ने भी इधर उधर डामाडोल करके बातचीत की। तो ये ऑपरेशन सिंदूर ने साफ दर्शा दिया कि विश्व में कौन किसके साथ खड़ा है, कौन आतंक को बढ़ावा देता भी है, निंदा भी करता है, और ये सोच कर करता है कि देखो चलने दो, अपने को क्या जाता है। तो ये जो राजनीति कई देश करते हैं इससे उनका ही नुकसान है। लेकिन भारत ने सोच लिया है कि आतंक के लिए हमारे पास ज़ीरो टॉलरेंस, आतंक को बर्बाद करेंगे, उसके आका को बर्बाद करेंगे, जहाँ पर भी होगा उसको बर्बाद करेंगे। अगर उसका पाकिस्तान की फ़ौज ने उसको सहारा दिया है और उसको प्रोत्साहित कर रहा है तो उसको भी ठोकेंगे, वो भी साफ हो गया है। और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने जो बात की है तो प्रधानमंत्री ने साफ ही बता दिया अपने एड्रेस में देश को कि भाई टेरर एंड टॉक्स साथ में नहीं होंगे और टेरर के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस होगा। न्यूक्लियर ब्लफ, जो न्यूक्लियर के नीचे वो सोचते हैं कि हम आतंक को फैलाएंगे और भारत को डराने की कोशिश करेंगे, वो भी साफ हो गया। और बात अगर करेंगे तो आतंक के ऊपर करेंगे और किसी के ऊपर नहीं करेंगे। और अगर पीओके है तो वो हमारा है। और बातचीत इंडस वाटर ट्रीटी को भी हमने बिल्कुल ही हेल्ड इन अबेंस कर दिया है। तो पाकिस्तान को साफ बता दिया है कि हम क्या चाहते हैं और वो क्या चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि पिछले 2 दिन से जिस प्रकार से शांति बहाल हुई है, वो शांति का मकसद ये नहीं कि पाकिस्तान अपने आप को इस बुरी परिस्थिति से उभारने का समय ले
और फिर वही नापाक हरकतें करनी शुरू करे जिसके लिए वो जाना जाता है। तो हम लोगों को सख्त निगरानी अपने देश के अंदर भी और अपने देश के बाहर भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे देश के अंदर भी कई एक ऐसे तत्व हैं जो इनका सहारा देते हैं। और आप तो खुद होकर के आए अभी एलओसी के ऊपर, आपने देखा राजौरी में, आपने देखा पुंछ में, आपने देखा आरएसपुरा में, अरनिया में, आपने देखा अखनूर में, जम्मू में, सब जगह आप देख करके आए हैं। जो टारगेट किया है पाकिस्तान ने, आपने खुद देखा कि हिंदू घरों को और सिख घरों को उन्होंने टारगेट किया है। तो ऐसे कौन लोग हैं जो उन्हें बता रहे ये घर सिख का है, ये गुरुद्वारा है, ये मंदिर है, ये गुप्ता जी तो इधर रहते हैं, ये कौन बता रहा है उनको? तो हमारे बीच में लोग ऐसे हैं जो या तो मोबाइल के द्वारा उन्हें खबर देते हैं, या जैसे ब्लैकआउट होता है तो ब्लैकआउट नहीं करेंगे और वो बता देंगे कि यहाँ पे लाइट है, उस लाइट से 100 गज के दाहिने जो घर है वो उनके हैं। या तो ये जो तत्व हैं भारत के अंदर, इनका भी खात्मा उतना ही ज़रूरी है जितना कि आतंकवादियों का खात्मा। ये दोनों, जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, तो मछली को भी हमने यकीनन मारना है और पानी जो है उसको भी सुखाना है। तो दोनों को बरखिलाफ ये जो कार्रवाई है बहुत ज़रूरी है। और हमने ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने पाकिस्तान को अब इस बार सबक सिखा दिया और पाकिस्तान सबक सीख गया और पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए इसलिए उसने हमारे साथ सीज़फायर की बात की, हमने बात मान ली ना। पाकिस्तान के ऊपर विश्वास करना मतलब खतरे से खाली नहीं है। जो 47 से लेकर के आज तक पाकिस्तान की करतूतें साफ दर्शाती हैं कि पाकिस्तान एक उग्रवादी मैं कहूँगा मानसिकता वाला देश है। और उनके जो अभी जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं वो भी एक आतंकी सोच के आदमी हैं। और वो अपनी फौज तो नहीं रही, अब कन्वेंशनल वॉर तो कर नहीं सकती, एक आतंकी संगठन बन गया 5-5.5 लाख लोगों का, जिनको वो सिर्फ एक अपने मैं कहूँगा मज़हब को लेकर के उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। और जिहाद, जिसे वो कहते हैं कि हम जिहाद छेड़े हैं भारत के बरखिलाफ, ये सब बातें जो है एक जो देश है जो भारत से बना हुआ देश है उसको शोभा नहीं देता है। और वो वही बात है सर कि आपने देखा कि पहलगाम में हिंदू को टारगेट किया गया, उसके बाद जब भारत ने सिंदूर ऑपरेशन चलाया उसके बाद से जो टारगेट हुआ, खास करके मैं तो कवरेज किया, सब जगह जाके देखा कि घरों को तोड़ा गया, हिंदुओं घरों को तोड़ा गया। मैं उनके घरों में जो मंदिर होते हैं, मंदिरों को देख रहा हूँ, छत्तीर-बत्तर हो गई हैं, मंदिरों के फोटो के ऊपर गोल उनका जो छर्रा होता है आके लगा हुआ है। तो खास करके हिंदुओं को टारगेट किया गया इसमें। अब थोड़ा बात करूंगा आपसे मैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर चला उसके बाद जो पाकिस्तान के द्वारा कायराना हमला करने की कोशिश करी गई, खास करके ड्रोन भेजा जा रहा था भारत के अंदर, तो खास करके जो चर्चा का विषय बना हुआ था जो हमारा एंटी ड्रोन मिसाइल सिस्टम का जो है वो है, उसमें सबसे पहले पे नाम था S-400 का, उसके बाद आकाश मिसाइल, उसके बाद कुछ एडी गन का नाम था, है ना। और आसमान में देखते थे हम कि रेड कलर का कुछ लाइट निकलता था, लोगों को लगता था कि ये ड्रोन है, लेकिन वो था क्या, उसकी हकीकत क्या, थोड़ा बताइए उसके बारे में, क्या क्या चीज़ें उसमें इस्तेमाल की गई। देखिएगा, ये जब एयर डिफेंस होता है, एयर डिफेंस मल्टी लेयर होता है कि एलओसी के साथ क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, हर एक का अपना अपना, और हर एक का अपना अपना रेंज भी होता है। और हर कोई जब वो फायर करते हैं तो अब जैसे पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइल्स के साथ हमला किया, प्लस पाकिस्तान ने आर्टिलरी के साथ एलओसी के ऊपर भी फायर किया, स्मॉल आर्म्स का भी फायर किया, उन्होंने मोटर का भी फायर किया, मतलब तरह तरह का पाकिस्तान ने फायर किया। उन्होंने अपने हवाई जहाज भी उड़ाए होंगे, उसके द्वारा भी उन्होंने मिसाइल्स हमारे पे डाली होंगी। तो उन्होंने कई हथकंडे अपनाए जिससे कि वो भारत के बरखिलाफ अपनी जो नापाक हरकतें हैं उसको अंजाम दे सके। लेकिन भारत ने जिस प्रकार से 7 मई को आतंकी गढ़ों को मारा, तो हम लोगों को तो इतना तो मालूम था कि पाकिस्तान इसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई करेगा, जो किया। उसको जो हमने बिल्कुल मैं कहूँगा ध्वस्त किया, वो ध्वस्त किया क्योंकि हमारा जो एयर डिफेंस बोलते हैं, ये जो ड्रोन पाकिस्तान भेज रहा है, और ये ड्रोन पाकिस्तान के पास तुर्की से आए और चीन के आए,
इनमें तरह तरह के ड्रोन थे, कुछ छोटे थे, कोई बड़े थे, कोई एक्सप्लोजिव ले जाने की काबिलियत रखते थे, कोई हवा में फटने के थे, कोई वहाँ से ऊपर से बम गिराने की काबिलियत रखता था, कोई सिर्फ रिकॉनेसेंस करके वापस चला जाएगा, वो वैसे थे। वैसे मिसाइल्स जो हैं वो लगातार अपने घरों को, जैसे आपने खुद देखा कि किस तरीके से बर्बाद हुए, तो उनको करने के लिए हमारे पास Zu-23 ट्विन गन्स हैं जो आप देखते हैं वो फायर करते हैं। कई बार उनमें वो ट्रेसर आते हैं राउंड, तो आप देखते होंगे लाल 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 ऐसे एक के पीछे एक जा रहे, तो वो ट्रेसर राउंड होते हैं कि जो फायर रात को है वो देखता है कि वो राउंड जो उसको लग रहा है, जो ड्रोन है या ड्रोन के लिए है, खासकर ये मिसाइल तो बहुत तेज आएंगे उनके एयरक्राफ्ट में। तो इस तरीके से एंटी एयरक्राफ्ट गन्स होती हैं, जो फिर उसके बाद जो अपने आकाश मिसाइल्स हैं, फिर S-400 है। समझना चाहूंगा जो रेड कलर की लाइट के बारे में बताया आपने, हाँ। जो वो निकलता है कैसा काम करता है, क्या होता है उसमें? नहीं, ये जो हैं वो अलग अलग है। अब जैसे अगर लेज़र बीम्स आप देखेंगे तो वो लेज़र बीम्स अलग हैं, और ये जो आप देख रहे हैं हर एक राउंड के बाद वो रात को कैसे पता चलेगा कि राउंड कहाँ जा रहा है, तो वो ट्रेसर राउंड बोलते हैं। तो वो बिल्कुल लाल रंग के होते हैं वो। और नॉर्मल अगर स्मॉल आर्म में भी फायर करेंगे तो आप देखेंगे आपको जो नॉर्मल राउंड फायर किए वो नज़र नहीं आते, पर लाल वाला ही नज़र आएगा। तो 3-4 के बाद एक लाल वाला लगा देंगे, जिससे कि वो आपको दिखाई दे कि आप जहाँ फायर कर रहे हैं क्या आप वहीं फायर कर रहे हैं, या नहीं तो रात को कैसे पता चलेगा। तो वो उस मकसद से वो उसको फायर करते हैं। अच्छा, तो रेड जो लाइट होता है वो बताता है कि यहाँ पे है कुछ। ट्रेसर राउंड होता है, उससे आग भी लग जाती है। अगर वो जो राउंड है अगर घास में गिरा या सूखी घास में गिरा या कुछ ऐसी जगह पे गिरा जहाँ सूखा है, वहाँ पे आग लग जाएगी। तो वो उतना उसमें काबिलियत है। तो तरह तरह के जैसे आकाश मिसाइल हुए, ब्रह्मोस हुए, S-400 हुए, तो हमने तरह तरह के जो हमारे पास एक मिलिट्री इक्विपमेंट था स्पेशली एयर डिफेंस का, उस मकसद से कि किस प्रकार से हम दुश्मन के ड्रोन और मिसाइल को बर्बाद करें। और उस बर्बादी से ही उसके बावजूद भी आपने देखा कि काफ़ी कुछ नुकसान LOC के ऊपर हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, नुकसान हुआ जो LOC के साथ आते थे। पर क्योंकि आप अपने ही इलाके में गए तो आपने अपना नुकसान देखा, तो आपने पाकिस्तान का नुकसान नहीं देखा। अब वो भी कहेंगे कि उनके वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हुआ होगा, इसलिए तो उसने फ़ोन करके अपने DGMO को बोला कि भाई हमारे को आप फायरिंग बंद करें तो कृपा ही होगी हमारे ऊपर। और ये भी हो सकता है कि उनके कई एक ऐसे इंस्टॉलेशंस हों जिनको वो बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, चाहे वो न्यूक्लियर हो या ऐसे, वहाँ पे कहीं लगा होगा। मतलब उसको कहते हैं, मतलब आपने ऐसे फायर किया जहाँ पर वेर इट हर्ट्स, उसको लगा, चुभा। ऐसे जब चुभने की बात आती है तब पाकिस्तान कोई भी देश होगा हिल जाएगा। ये अगर इसने ये रास्ता देख लिया है और उसको मालूम है हमारे यहाँ क्या है, तो हो सकता है अगले 2-3 अगर यहीं आ गए तो पाकिस्तान तो डूब गया। जी, आपसे सवाल ये है कि S-400 और आकाश मिसाइल की बात करें तो कहा जाता है कि ये तो S-400 जो है वो हमें रूस ने दिया हुआ है और आकाश मिसाइल जो कि हमारे भारत का निर्मित है ये। लेकिन ये भी कहा जाता है कि इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो अपने छोटे छोटे ड्रोनों को भेजकर और मिसाइलों को भेजकर, हल्के कम दाम के मिसाइलों को भेजकर वो कहीं ना कहीं भारत को परेशान करना चाह रहा था और नुकसान भी कराना चाह रहा था। जैसे कि अगर वहाँ से कोई मिसाइल आ रही है, कोई ड्रोन आ रही है, तो उसको मारने के लिए अगर आकाश और S-400 जा रहे हैं तो भारत का नुकसान है इसमें। तो क्या ऐसे भी चीज़ें हो रही थी, क्या ऐसे भी किया जा रहा था क्या पाकिस्तान की तरफ से? देखिए, पाकिस्तान तो हर तरह के हथकंडे अपनाने की तो कोशिश करेगा। आप देखिएगा S-400 की एक मिसाइल की कीमत और एक छोटे से ड्रोन की कीमत है तो 70,000, 75,000 या 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के ड्रोन है, और हमारे तो लाखों की एक एक मिसाइल है। तो हम लोग नहीं करेंगे ऐसे। इसलिए वो जो मैं कहा Zu-23 2B जो छोटे छोटे गने हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गने हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं जिससे नुकसान और हो सकता था, जो आपने नुकसान देखा वो बहुत कम हुआ, क्योंकि हम लोगों ने इस तरह के एंटी ड्रोन, एंटी मिसाइल जो हरकत की, और उस फायरिंग से ये नुकसान कम हुआ। पर उसके बावजूद भी नुकसान हुआ। ये कई बार मिसाइल जो फटती है हवा में वो नीचे ही गिरेगी, तो आबादी वाले इलाके में गिर गई, उसका फटना हो गया तो नुकसान तो होगा। लड़ाई है तो बर्बादी तो उसके साथ होती है, इसलिए लड़ाई नहीं होनी चाहिए। पर अगर बर्बादी हुई है तो उस बर्बादी को कैसे कम किया जा सकता है, और कम से कम आपने देखा इस लड़ाई में मुझे नहीं लगता कि
एक दिन वो कह रहे थे एलओसी के ऊपर कुछ चंद 11-12 लोग मरे, जिसमें अधिकतर औरतें और बच्चे मरे पुंछ में, और अधिकतर औरतें और बच्चे मरे, और बाकी भी जो हैं 4-5 ही लोग उन्होंने अपनी जान गंवाई। लेकिन ये जो अब सब लोगों ने जान की कुर्बानी दी इस ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के बाद, मुझे लगता है इस कुर्बानी से पूरे भारत को एक वो तो प्रेरणा दे करके गए, उनकी जान जरूर गई, तो वो प्रेरणा दे करके गए कि आतंक के बरखिलाफ हर नागरिक सैनिक है, हर नागरिक सैनिक है। ये आप नहीं कह सकते कि सैनिक ही लड़ेगा, सैनिक के पास हथियार हैं, तरह ट्रेनिंग है, लेकिन हर नागरिक के पास आंख और कान हैं। तो उन्होंने उनको सतर्क रखना है, यकीन करना है कि उनके गांव में, उनके इर्द गिर्द कोई ऐसी हरकत तो नहीं हो रही, ऐसे लोग तो नहीं हैं जो दुश्मन की मदद कर रहे हैं, और कोई ऐसे मीडिया को गलत खबर तो नहीं दे रहे हैं और भारत के बरखिलाफ बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के ज़माने में प्रोपेगेंडा जो है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है, वो भी एक बहुत बड़ा आला है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, जिस तरीके से आप बता रहे थे मुझे कि पाकिस्तान की तरफ से तो ड्रोन आ रहा था, ये तो सबको पता है कि पाकिस्तान ड्रोन से हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विफल हो गया उसमें, हमारे भारतीय सेना ने उसको मार के गिरा दिया। लेकिन चर्चा का विषय ये भी है कि हमारी जो ड्रोन थी, भारत के जो ड्रोन था, उसने पाकिस्तान के अंदर तबाही मचा दी, और तबाही ऐसा मचाया कि उसको घुटने पे गिरना पड़ा। तो थोड़ा बताइए कंपेयर करके हमें कि ये जो पाकिस्तान का ड्रोन है और ये जो भारत का ड्रोन है, दोनों में क्या फर्क है और कितना तबाही मचाया है जो पाकिस्तान के अंदर आपने देखा? देखिए, पाकिस्तान ने अपने तरीके से तुर्की से बहुत अच्छे ड्रोन लिए, क्योंकि तुर्की ने अजरबैजान और आर्मेनिया की जो लड़ाई हुई थी उसमें दिए, और इसीलिए अजरबैजान जो है, आप देखते हैं कि किस प्रकार से वो तुर्की के साथ खड़ा होकर के पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तो और इजराइल और हमास वाली लड़ाई में भी आप देखते हैं कि किस प्रकार से तुर्की हमास को, हिजबुल्लाह को तरह तरह के दे रहा है, यूक्रेन की लड़ाई में दे रहा है। तो तुर्की के जो ड्रोन्स हैं अच्छे हैं, कामिकाजे ड्रोन्स भी हैं उनके पास, जो तरह तरह के अलग अलग तरह के ड्रोन्स हैं, अलग अलग काम कर सकते हैं। कोई हथियार ले जा सकता है, कोई सर्वेलेंस कर सकता है, कोई बम गिरा सकता है। तो और वैसे ही चीन ने भी पाकिस्तान को दिए, कहा जाता है तकरीबन 50-1,000 के आसपास ड्रोन्स हैं पाकिस्तान आर्मी के पास, जो तुर्की ने दिए हैं और चीन ने दिए। लेकिन जो हमारे ड्रोन्स और हमारी मिसाइल और हमारे सेल एयर डिफेंस ने जो काम किया है, उसका झटका पाकिस्तान को बहुत ज़बरदस्त लगा, चीन को भी बहुत ज़बरदस्त लगा, और तुर्की को भी बहुत ज़बरदस्त लगा कि ऐसा क्या है हिंदुस्तान के अंदर जो हमने इतना सब कुछ दिया पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। तो ये एक अब है, जब से छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट ही कहेंगे, 3-1 दिन का रहा, इसके जो हम लोग स्टडी करेंगे, ज़रूर हम भी स्टडी करेंगे, वो लोग भी स्टडी करेंगे, ये हिंदुस्तान ने किस तरीके से आत्मनिर्भर पा करके आकाश अपनी मिसाइल बनाई, किस प्रकार से उन्होंने नुकसान पहुंचाया। ब्रह्मोस जो है वो बहुत पहले हमने रूस के साथ मिलकर के बनाया, और किस प्रकार से देखा हमारा एयर डिफेंस गन्स, चाहे वो लेज़र गन्स रहें, और किस प्रकार से DRDO ने बनाए एंटी ड्रोन सिस्टम्स, किस प्रकार से काम किए। तो ये सब जो है अब स्टडी होने के बाद पता चलेगा कि पाकिस्तान का कैसे हमने विफल किया और हमारे को सफलता कैसे मिली, और इस सफलता को और मजबूत करने के लिए हमने और क्या कदम उठाने चाहिए। ऐसे कैसे हुआ कि कुछ चंद मिसाइलें तब भी आकर के नुकसान पहुंचा गई। तो ये सब एक स्टडी का अब जब इस तरह होता है तो करना पड़ता है। लेकिन चीन को और तुर्की को ज़रूर झटका तो लगा होगा कि पूरे विश्व भर में वो बेचने की कोशिश करेंगे, तो लोग अब खरीदेंगे नहीं, बोलेंगे चीन का ये एयर डिफेंस सिस्टम तो पाकिस्तान को नहीं बचा पाया, पाकिस्तान में तो नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया। और जो पाकिस्तान के लोग बार बार, मैंने जो सुना देखा यूट्यूब के ऊपर भी, कि वो कह रहा था कि ऐसे कैसे हो गया कि 25 मिनट के अंदर 24 मिसाइलें और 9 टारगेट हिंदुस्तान बर्बाद करके चला गया। सवेरे 1:05 पे आया, 1:30 बजे ऑपरेशन ख़त्म भी कर गए। ये कैसे हो गया? ईरान ने इतने सारे फायर किए इसराइल के ऊपर, कम से कम 1-2 छोड़ बाकी तो सब बर्बाद किए। इसराइल ने इंटरसेप्ट किया और उनको नाकामयाब किया।
ऐसे कैसे हो गया कि पाकिस्तान ने एक नहीं किया और पाकिस्तान इतने डंके मारता है कि हमने ये किया वो किया ऐसे है वैसे, तो पाकिस्तान तो फेल हो गया। तो उधर उनके लोगों के बीच में भी जो उनका मनोबल है वो गिर गया है। उनका मनोबल में जबरदस्त एक मैं कहूँगा झटका लगा है। उन्हें भी लग रहा है कि पाकिस्तान की फौज जो है डंका बजाती है पर कुछ कर नहीं पाई, और भारत के बरखिलाफ अगर लंबी लड़ाई छिड़ती तो शायद उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता। प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि सेना के बीच में गए, उन्होंने बोला कि जो आप लोग बोलते हो कि हमसे सिर्फ प्रैक्टिस कराया जाता है, ये कब इस्तेमाल होगा। तो कहीं ना कहीं आप लोग इसका इस्तेमाल करके आप लोगों को पता भी चल गया कि जो चीज़ें हैं कितने उसमें हैं और क्या कामगर हो सकती हैं इसमें। तो आपको लगता है कि जो हमारी मिसाइल सिस्टम है, जो ड्रोन है, सबको इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं दुनिया को भी बता दिया कि भारत की ये ताकत है, भारत जो आत्मनिर्भर भारत है उसकी ये पहचान है, और जिस तरीके से भारत ने बनाया है वो चीज़ कितने घातक कारगर साबित हुई है। तो कहीं ना कहीं इसका मार्केटिंग भी प्रधानमंत्री जी ने कर दिया, कहीं ना कहीं दिखा दिया कि हाँ भारत में ये दम है, आप ले सकते हो भारत से चीज़। बिल्कुल, ये तो प्रैक्टिकल टेस्ट हुआ ना, बातचीत ने हम कह रहे। अभी आप देखें फिलीपींस ने ब्रह्मोस खरीदा है, अब धीरे धीरे वियतनाम खरीदेगा, वो मलेशिया खरीदेगा। मतलब इन लोग देशों ने अब देख लिया है कि ब्रह्मोस जिसका रेंज तकरीबन 400 किलोमीटर है, बहुत बढ़िया मिसाइल है। इसको आप हवा से फायर कर सकते हैं, ज़मीन से फायर कर सकते हैं, आप समुद्र से फायर कर सकते हैं। तो आप तीनों प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके ब्रह्मोस फायर कर सकते हैं। हमने देखा कि उसके बाद जो 11 एयरफील्ड बर्बाद हुए वो भी ब्रह्मोस अपना मैं कहूँगा सुपरसोनिक मिसाइल्स फायर क्रूज मिसाइल जो उनके फायर करने से हुए। कहा जाता है कि उनका कहीं ना कहीं न्यूक्लियर फैसिलिटी था जिसके ऊपर लगा सरगोदा के आसपास, और वो किराना हिल्स के पास जहाँ पे वो नमक के पहाड़ हैं, उस नमक के पहाड़ के अंदर उन्होंने गुफाएं बना रखी हैं। उन गुफाओं में इन्होंने ये छुपा रखे हैं अपने जो हैं। अब वो उनके हैं या अमेरिका ने अपने छुपाए हैं। अमेरिका इसलिए डर गया कि हम हिंदुस्तान ने तो पाकिस्तान के यहाँ छुपा के रखे थे और वही वो एक टारगेट बन गए। अब वो पता चलेगा, अभी तो ये सब हम लोग बात करते हैं। कहीं कहीं बोलता जा रहा है कुछ लीक हो रहा है उसमें से। अब वो भी हम लोग बातें कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं रेडिएशन लीक हो गया, कुछ मतलब 2-4 आदमी घायल हो गए, और मतलब ये सब अभी बातें हो रही हैं। अब इनके ऊपर हम लोग विश्वास करना बहुत कठिन है। लेकिन वो कहते हैं दे कांट बी फायर, कहीं तो धुआं है तभी तो आग लग रही है, तो इसमें कोई शक नहीं है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों ने यकीन करना है कि भारत आत्मनिर्भर, भारत अपना ही जो इक्विपमेंट है वो खुद बनाए। और जिस प्रकार से तुरंत अभी कल या परसों अपने रक्षा मंत्री ने और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने मिलकर के ब्रह्मोस की फैक्ट्री का ये उद्घाटन किया है, तो ये सब दर्शाता है कि वो बोलते हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग टेक्स टाइम, इंटेंशंस कैन चेंज ओवरनाइट। तो आपने देखा कि अगर हम लगातार 10-15 साल से जिस अपने आप को आत्मनिर्भर बना रहे थे, अगर हम वो मुहिम जो उस वक्त शुरू ना करते तो अचानक पहलगाम हुआ। और अचानक पहलगाम हुआ कब? 22 तारीख को। और आप देखें कि 7 मई को हम लोगों ने हमला किया। तो ये तभी हो सकता था, पर मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा हमने हमला किया आतंकी गढ़ों पर, आतंक के गढ़ों पर, आतंक को का सफाया के लिए। अब आतंक को अगर पनाह पाकिस्तान दे रहा है और वो सब पाकिस्तान के अंदर हैं, तो गलती तो पाकिस्तान की है। हम तो आतंक के ऊपर क्या है, तो प्रधानमंत्री ने साफ ही कह दिया कि 0 टॉलरेंस है। हम तो जहाँ पे भी आतंक होगा, किसी के यहाँ होगा, हम तो करेंगे। आतंक को युद्ध के तौर पर ही लेंगे और युद्ध ही समझा जाएगा। तो ये तो अब साफ हो गया है कि आप ये ना सोचें कि न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर ब्लफ के नीचे आप हम लोगों के ऊपर इस तरह का प्रहार करेंगे तो नुकसान आपका होगा। और वो पाकिस्तान ने देख भी लिया, आजमा भी लिया और गड़गड़ा भी लिया और पाँव टेक भी दिए, घुटने टेक भी दिए, और युद्ध विराम कह सकते हैं वो भी हो गया। आखिरी में सवाल आपसे है कि रसिया ने ऑफर किया है भारत को S-500 का, एक 400 तो है हमारे पास लेकिन 500 का दिया है। तो क्या लग रहा है कि ये 500 जो ऑफर दिया है इससे पॉसिबल है? क्योंकि एक तरफ चाइना है, एक तरफ अमेरिका भी है, तो इनको कहीं ना कहीं ये वो सही नहीं बैठेगा इनके हिसाब से कि 500 भारत को मिले। क्या लगता है सही है कूटनीति के हिसाब से मिलना? देखिएगा, भारत जो भी निर्णय लेता है अपने हित में लेता है। अपने हित मतलब पहला देश
और पहला प्रेम अपना देश, और उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार जो है वो निर्णय लेती है। तो S-500 मतलब ऐसे S-400 का रेंज 400 है, वैसे S-500 का रेंज 500 किलोमीटर है, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी हो। तो ज़रूर अपनी जो क्षमता है वो और बढ़ेगी। तो पहले S-300 है, फिर S-400 है, अब S-500 है। ज़रूर अमेरिका सोचेगा कि हमसे खरीदो, रूस से मत लो, पर अब हमने देखा है कि रूस के साथ हमारे पारंपरिक संबंध हैं, और इस बार भी हमने देखा कि चाहे हो सकता है अमेरिका ने भी कई बार अलग अलग बयानबाजी की, भारत के साथ खड़ा रहा पर बयानबाजी की अलग अलग, कैसे उन्होंने कहा कि हमने मध्यस्थता कराने की हमने क्या ये क्या वो क्या, जो भी है रूस ने हल्के शब्दों में और साफ शब्दों में बात की, हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं और हम हिंदुस्तान जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, वो आतंक के बरखिलाफ लड़ रहा है और हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। तो कोई शक नहीं, कोई इफ और टिफ वाली बात नहीं, साफ शब्दों में नो बट नो इफ। तो ये जो रूस ने बताने की कोशिश की है साफ दर्शाता है। और ये S-400 जो हमने रूस से लिया है, चाहे थोड़ा सा डिले हुआ रूस यूक्रेन की लड़ाई के कारण, लेकिन मैं तो कहूँगा कि एक ऐसा एयर डिफेंस जो आप 25 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 400 किलोमीटर तक इंटरसेप्ट करके मिसाइल्स को, हवाई जहाज को मार सकते हैं, गिरा सकते हैं। और पाकिस्तान के हवाई जहाज गिरे भी हैं, पाकिस्तान की मिसाइल्स गिरी भी हैं। तो ये सब दर्शाता है कि बहुत टाइम टेस्टेड। आपने देखा पाकिस्तान ने दिल्ली के ऊपर मिसाइल गिराने की कोशिश की, लेकिन वो सिरसा में ही इंटरसेप्ट करके उसको गिरा दिया गया। तो ये सब जो है ये तब हुआ क्योंकि हम लोगों की सोच लंबी थी। हम लोगों ने 10-15 साल से लगातार हम इस पे धीरे धीरे काम कर रहे थे, इसलिए आज भारत का सर ऊंचा है। इसलिए हम सब गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं। हम गर्व से अपना नेतृत्व है उसके ऊपर विश्वास जताया है। हम उनके ऊपर गर्व कर सकते हैं कि वाकई वो अपना नेतृत्व जो है वो एक सुदृढ़ है, सक्षम है, और उनके भारत के लिए ही है। और उन्होंने भारत की फौज के ऊपर पूरा विश्वास जगाया कि भाई आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं, आपको पूरी छूट है। तो उस पे भी वो भारत की फौज खड़ी उतरी और उन्होंने करके दिखाया जो प्रधानमंत्री चाहते थे। और पूरा देश, मैं कहूँगा हर नागरिक इकट्ठा रहा। और ये भी एक जो है, मतलब देश अगर इकट्ठा और एक तरीके से रहे हर हमेशा, तो हम किसी को भी टक्कर देने की काबिलियत रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। हमारे साथ में संजय सर थे, इनसे हमने बारीकी से समझा चाहा कि जो ये पाकिस्तान को हमने जो ये परस्त करा, उसके ऊपर जो हमारी मिसाइलें थी, जो हमारे ड्रोन को उनको ख़त्म करने की जो सिस्टम थी, उसके बारे में हमने अच्छे से बारीकी से बात किया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को बहुत लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।